हेलो कॉमर्स स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आउटस्टैंडिंग अक्टूबर सीजन 1 29 डेज चैलेंज फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स के डे नंबर 26 में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आपका ऑनलाइन टेस्ट लेने वाले हैं 12th महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखा जाए तो एकदम इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैक्सिमम वेटेज इस चैप्टर को दिया है। इस चैप्टर में को आपको कंपलसरी 10 मार्क्स का एक प्रॉब्लम आ सकता है जिसमें आपको जर्नल एंट्रीज करना पड़ेगा, और ऑब्जेक्टिव्स में 5 मार्क्स के लिए एक ड्राफ्ट भी आ सकता है, या फिर ड्राफ्ट छोड़कर फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, या फिर ऑड वन आउट, ऐसे छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव्स भी आ सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये चैप्टर आपको एग्जाम में 15 to 17 मार्क्स के लिए आएगा। तो हमको इस चैप्टर की प्रिपरेशन भी उसी लेवल तक करनी चाहिए। आज के एग्जाम में मैं आपको मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव्स पूछने की कोशिश करूंगा, जैसे कि आपको पता है कि पेपर पैटर्न ऑलरेडी चेंज हो चुका है। और क्वेश्चन फर्स्ट में जो 10 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे टोटल, मतलब कौन से भी 10 बीट्स दिया है, उन 10 बीट्स में से कौन से भी 4 आ सकते हैं। जैसे कि उसमें से वन वर्ड सब्स्टिट्यूट एक हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया, एग्री डिसएग्री हो गया, ट्रू फॉल्स विथ रीजंस हो गया, या फाइंड ऑड वन आउट हो गया, या कंप्लीट द टेबल हो गया। ऐसे टोटल 10 आपके बुक्स में दिया है। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक मात्र ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर के नीचे अगर आप देखोगे तो सारे के सारे 10 बीट्स आपको मिलेंगे। मैं आप सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करने के लिए 2 से 3 दिन दीजिए, अच्छे से अच्छे प्रिपेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके टाइम दीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। आज मैं आपको हर एक बीट में का कंपलसरी 5 क्वेश्चंस पूछूंगा, और जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछूंगा, और आज के एग्जाम हम वहीं पे ख़त्म कर देंगे। सो स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देख सकते हो तो आपके बुक्स के नीचे दिया है फिल इन द ब्लैंक्स विथ ऑप्शंस, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है और उसके नीचे आपको ऑप्शंस दिया है। समटाइम्स ऑप्शंस एग्जाम में आएंगे, समटाइम्स नहीं आएंगे, तो हम दोनों को भी इक्वली वैल्यू देंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जहां पे मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछूंगा। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आपको 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछूंगा, जिसका आंसर आपको लाइव कमेंट सेक्शन में करना है। और अगर आप वीडियो 1-2 महीने बाद देख रहे हो तो आपको पेंडिंग कमेंट सेक्शन में आपको सारे के सारे आंसर्स कमेंट कर देना है, या फिर वीडियो देखते समय आपने जो भी आंसर्स एक पेज पे लिखे वो सारे के सारे आंसर्स कमेंट सेक्शन में जो भी आंसर्स दिए उसमें से कंपेयर करना है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मेक श्योर आपने वीडियो को लाइक किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, क्योंकि कल रात करेक्ट 10 बजे हम इशू ऑफ शेयर्स के ऊपर एग्जाम लेने वाले। अगर आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन आना है तो आपको वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप सारे स्टूडेंट्स के लिए हियर इट इज। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से रिलेटेड, हाँ, फीस चार्ज बाय नोटरी पब्लिक फॉर गेटिंग द फैक्ट ऑफ डिसऑनर नोटेड। फीस चार्ज बाय नोटरी पब्लिक फॉर गेटिंग द फैक्ट ऑफ डिसऑनर नोटेड। जो नोटरी पब्लिक होता है, बिल डिसऑनर होने के बाद जब ड्रॉवर नोटरी पब्लिक के पास जाता है तो वो नोटरी पब्लिक बिल को नोटेट कर लेता है। करेक्ट, कोर्ट में जाने से पहले, कोर्ट में केस करने से पहले आपको नोटरी पब्लिक के पास जाना पड़ेगा और वो बिल नोटेट करना पड़ेगा। तो उस समय आप जो नोटरी पब्लिक को पैसे देते हो उस पैसे को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूं, फीस चार्ज बाय नोटरी पब्लिक फॉर गेटिंग द फैक्ट ऑफ डिसऑनर नोटेड। फीस चार्ज बाय नोटरी पब्लिक फॉर गेटिंग द फैक्ट ऑफ डिसऑनर नोटेड। समझने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सो ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में आंसर्स कर दिया है। सो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इस एग्जाम में, इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे पूछना है। सो इसीलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एग्जाम्स खत्म कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको 2 से 3 घंटा वीडियो देखने के लिए टाइम नहीं है, 1-1.5 घंटा, तो आप क्या कर सकते हो, आपके मोबाइल स्क्रीन पर जब ये वीडियो प्रीमियर हो जाएगा उसके कुछ दिनों बाद अगर आपको फिर से एक बार वीडियो देखना, कम समय में देखना है, तो आप क्या कर सकते हो, आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर राइट कॉर्नर पे 3 डॉट्स दिखा दे होंगे, उस डॉट्स पे क्लिक कीजिए और वहाँ पे प्लेबैक स्पीड दिखा होगा, उसे 1.5x कीजिए। मतलब जो अभी जो आप देख रहे हो वो नॉर्मल स्पीड में 1.5 या 2 के ऊपर कर दोगे तो स्पीड कम होगी, मतलब जो मैं 10 सेकेंड में बोल रहा हूँ वो 5 सेकेंड में आ जाएगा। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अ पर्सन इन हुज फेवर अ बिल इज एंडोर्स्ड। अ पर्सन इन हुज फेवर द बिल इज एंडोर्स्ड।
मतलब बिल का जो ओनर होता है, मतलब ड्रॉवर जो होता है, अगर उस बिल का ओनरशिप किसी थर्ड पर्सन के ऊपर ट्रांसफ़र करेगा तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं एंडोर्स्ड, एंडोर्समेंट बोलते हैं। करेक्ट। एंडोर्समेंट में कितने पार्टीज होते हैं? 2 पार्टीज होते हैं, एक होता है एंडोर्सर और दूसरा होता है एंडोर्सी। स्पेलिंग अच्छे तरीके से लिखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको क्या बोला है? अ पर्सन इन हुज फेवर अ बिल इज एंडोर्स्ड, ऐसा व्यक्ति कि जिसके फेवर में बिल एंडोर्स किया जाता है। ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में आंसर करना स्टार्ट कर दिया है, जैसे कि आप भी चेक कर सकते हो लाइव कमेंट सेक्शन, लाइव चैट में। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, हियर इट इज। ऑफिसर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑफिसर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट फॉर नोटिंग ऑफ डिसऑनर बिल, नोटिंग ऑफ डिसऑनर बिल। बिल डिसऑनर होने के बाद गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उस ऑफिसर को हम क्या बोलते हैं? उस ऑफिसर की जो पोस्ट होता है, उस ऑफिसर की पोस्ट को हम क्या बोलते हैं? बाय प्रोफेशन एक तो सीए होता है या फिर लॉयर होता है, लेकिन वो जो पोस्ट पे होता है उस पोस्ट को हम क्या बोलेंगे? क्वेश्चन आपको ये था, ऑफिसर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट फॉर नोटिंग ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल। बिल डिसऑनर होने के बाद बिल को नोटेट करने के लिए जो ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है, उस ऑफिसर को हम क्या बोलेंगे? किस नाम से उसे पुकारेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, हियर इट इज। Amount which is not recoverable from drawee on account of insolvency. Amount which is not recoverable from drawee on account of insolvency. Drawee insolvent होने के बाद उसके पर्सनल प्रॉपर्टी से जो भी अमाउंट हम रिकवर नहीं कर पाते, उस अमाउंट को हम क्या बोलेंगे? ड्रॉवी इंसॉल्वेंट होने के बाद उसके पर्सनल प्रॉपर्टी में से जो भी अमाउंट हम रिकवर नहीं कर पाते, उस अमाउंट को हम क्या बोलेंगे? अरे बहुत इजी है। नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम द प्राइवेट स्टेट ऑफ ड्रॉवी, ऐसे जब जनरल एंट्री में बोला जाता है या ट्रांजैक्शन में, तो आप कौन सा अकाउंट डेबिटेड करते हो, बस वही लिखना है। अमाउंट विच इज नॉट रिकवरेबल फ्रॉम ड्रॉवी ऑन अकाउंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, ऐसी अमाउंट जो ड्रॉवी इंसॉल्वेंसी होने के बाद उसके पर्सनल प्रॉपर्टी से हम रिकवर नहीं कर पाते, उस अमाउंट को हम क्या बोलेंगे? सो मूव आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, पहले अच्छे तरीके से समझ लो, उसके बाद आंसर दो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड विदाउट एनी वैल्यूएबल कंसिडरेशन। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड विदाउट एनी वैल्यूएबल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मीन्स मुबदला। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड विदाउट एनी वैल्यूएबल कंसिडरेशन, मतलब ऐसा बिल जो ड्रॉन और एक्सेप्ट किया जाता है, मतलब बिल प्रिपेयर और एक्सेप्ट किया जाता है विदाउट एनी कंसिडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। जो भी क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करता है उस क्वेश्चंस को स्टार मार्क कर दीजिए। जो मेरे क्लास के स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर मेरे से पढ़ते हैं लाइव मीटिंग्स में, वो लाइव मीटिंग्स में पूछ सकते हैं। और जिनको भी डाउट है, जिनका दूसरी तरफ क्लास है, वो दिन भर अपने अपने क्लासेस में बिजी होते हैं, सो कमेंट सेक्शन में अच्छे तरीके से कमेंट कीजिए कि सर मुझे इसका आंसर नहीं आ रहा है, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 क्वेश्चंस हो गए हमारे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस पूछूंगा मैं वो होंगे
रिलेटेड टू फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर। ठीक है, पहले 5 आपको ऑप्शंस वाले पूछूंगा जिसमें मैं ऑब्वियसली ऑप्शंस नहीं बताऊंगा, और उसके बाद विदाउट ऑप्शन वाले, मतलब 10 फिल इन द ब्लैंक्स अभी मैं आपको पूछने वाला हूँ। सो रेडी रहिए। कंसेप्ट जिसके क्लियर है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज उसको सबसे इजी चैप्टर है अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, अगर आप रट्टा मारना चाहते हो तो कितनी भी जिंदगी भर रट्टा मार लो, ये चैप्टर आपको नहीं आने वाला है। कंसेप्ट क्लियर कर लोगे तो ही आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, हियर इट इज। बिफोर एक्सेप्टेंस द बिल इज कॉल्ड अ डॉट डॉट डॉट। बिफोर एक्सेप्टेंस अ बिल इज कॉल्ड डॉट डॉट डॉट। एक्सेप्टेंस होने से पहले उस बिल को क्या बोला जाता है? देखिए, ड्रॉवर जो बिल प्रिपेयर करता है उसके ऊपर ड्रॉवर का सिग्नेचर होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूज होता है कि बिल के ऊपर ड्रॉवी का सिग्नेचर होता है। गलत, बिल के ऊपर कभी भी ड्रॉवर का सिग्नेचर होता है। ड्रॉवी का रेवेन्यू स्टैंप होता है। रेवेन्यू स्टैंप मतलब उसके दुकान का या उसके जो फर्म है उसका स्टैंप होता है वहाँ पे, करेक्ट। हाँ, अगर उसका दुकान नहीं भी, उसकी थंब भी, उसकी क्या है, अंगूठा भी लगा है, तो उसे हम सिग्नेचर नहीं बोलेंगे, उसे हम रेवेन्यू स्टैंप बोलेंगे। तो जो बिल होता है वो ड्रॉवी एक्सेप्ट करने के बाद उसे हम बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि ड्रॉवी एक्सेप्ट करने के बाद तो वैल्यूएबल लीगल डॉक्यूमेंट हो जाता है। लेकिन एक्सेप्टेंस से पहले वो क्या होता है? ऑप्शंस आपको दिया है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ड्राफ्ट, इंस्ट्रूमेंट। तो इसका आंसर आएगा ड्राफ्ट। बिफोर एक्सेप्टेंस बिल ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड एज अ ड्राफ्ट, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 समझ लो, आंसर दो। ठीक है, देर आर डॉट डॉट पार्टीज इन अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देर आर डॉट डॉट पार्टीज इन अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टीज होते हैं? पार्टीज मतलब नॉट केक कटिंग, समोसा खाइंग पार्टी पार्टी मतलब पक्ष, पर्सन्स। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टीज होते हैं? एक तो होता है प्रिपेयर करने वाला जिसे हम होल्डर कहते हैं, ओनर कहते हैं, समटाइम्स क्रेडिटर भी बोलते हैं, और एक होता है एक्सेप्ट करने वाला जिसे हम ड्रॉवी कहते हैं। मतलब ड्रॉवर और ड्रॉवी 2 पार्टीज तो हो गए, और कौन सी पार्टी रहती है क्या? ऑप्शंस में आपको क्या बोला है? 5 4 3 2। कितने पार्टीज होते हैं? 5 4 3 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट्स दे रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होगा। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होगा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टीज होते हैं, ये पता है, लेकिन कौन से पार्टीज होते हैं ये नहीं पता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को। तो मैं आंसर आपको बता देता हूँ कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टीज होते हैं? 3 पार्टीज। मोस्ट ऑफ टाइम फर्स्ट होता है ड्रॉवर, ड्रॉवी सेकंड, और थर्ड होता है थर्ड पर्सन, पेई, करेक्ट। पेई इज अ पर्सन जिसे हम बिल की अमाउंट दी जाती है, करेक्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, नोटिंग चार्जेस आर बर्न बाय डॉट डॉट डॉट। नोटिंग चार्जेस आर बर्न बाय, BORNE, बर्न जो भी होता है वो, नोटिंग चार्जेस आर बर्न बाय डॉट डॉट डॉट। मतलब नोटिंग चार्जेस, ये जो अमाउंट एक्स्ट्रा चार्ज होती है ट्रांजैक्शन में, वो किसकी वजह से होती है? नोटिंग चार्जेस ये अमाउंट किसकी वजह से बर्न होती है? तूने अगर बिल के पैसे नहीं दिया होता, तूने अगर बिल के पैसे दिए होते तो नोटिंग चार्जेस पेड ही नहीं करना पड़ता था। तूने बिल के पैसे नहीं दिया इसलिए नोटिंग चार्जेस देना पड़ रहा है। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको आंसर्स बता दिया है, बस आपको उसका नाम लिखना है। ऑप्शंस में आपको क्या दिया है? ड्रॉवर, ड्रॉवी, पेई, नोटरी पब्लिक। ड्रॉवर, ड्रॉवी, एंडोर्सी एंड नोटरी पब्लिक। नोटरी पब्लिक, ड्रॉवी, ड्रॉवर, एंडोर्सी जो भी है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ऑलमोस्ट आंसर्स कर दिए हैं। तो नोटिंग चार्जेस आर बर्न बाय ड्रॉवी। ड्रॉवी अगर बिल के पैसे देता था ऑन टाइम तो ड्रॉवर नोटिंग चार्जेस नहीं पेड करता था। ड्रॉवी ने बिल के पैसे नहीं दिए इसीलिए ड्रॉवर को नोटिंग चार्जेस पेड करना पड़ा। सो आंसर आएगा नोटिंग चार्जेस आर बर्न बाय ड्रॉवर, सॉरी ड्रॉवी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, नोटरी पब्लिक इज अ डॉट डॉट। नोटरी पब्लिक इज अ डॉट डॉट। नोटरी पब्लिक क्या है? ड्रॉवर, पेई, एंडोर्सी, गवर्नमेंट ऑफिसर। नोटरी पब्लिक इज डॉट डॉट। ड्रॉवर, पेई, एंडोर्सी, गवर्नमेंट ऑफिसर।
ये इजी क्वेश्चन था, जाने दो, पूछना नहीं था लेकिन निकल गया। क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए था, द पर्सन नोटरी पब्लिक इज अ डॉट डॉट डॉट। गवर्नमेंट ऑफिसर है, ड्रॉवर है, पेई है या एंडोर्सी है। नोटरी पब्लिक क्या है? क्या नोटरी पब्लिक क्या है भाई? नोटरी पब्लिक क्या है? सो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में आंसर्स कर दिया। आई कैन सी नोटरी पब्लिक इज गवर्नमेंट ऑफिसर। नोटरी पब्लिक इज गवर्नमेंट ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सो हियर इट इज क्वेश्चन आप सारे स्टूडेंट्स के लिए। हाँ जा भाई, बुलेट वाले तो पहले जा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10, द पर्सन हु एक्सेप्ट्स द बिल ट्रीट्स द बिल एज डॉट डॉट डॉट। द पर्सन हु एक्सेप्ट्स द बिल ट्रीट्स द बिल डॉट डॉट डॉट, मतलब जो पर्सन बिल को एक्सेप्ट करता है, जो भी पर्सन बिल को एक्सेप्ट करता है वो उस बिल को क्या बोल के ट्रीट करेगा? ऑप्शन, बिल्स पेबल ट्रीट करेगा, प्रॉमिसरी नोट ट्रीट करेगा, ड्राफ्ट ट्रीट करेगा या बिल्स रिसीवेबल ट्रीट करेगा। कंसेप्ट क्लियर है वो एक ही सेकंड में आंसर्स दे देंगे। जिसके कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो बाकी स्टूडेंट्स के आंसर्स का वेट करेंगे, उसके बाद उनका आंसर पढ़ के खुद टाइप करेंगे। पता चल जाता है कि कौन कैसा आंसर देता है क्या नहीं। हाँ, मैं आपको क्वेश्चन समझा लेता हूं तब तक जब तक आप आंसर दे देते हो। अ पर्सन हु एक्सेप्ट्स द बिल ट्रीट्स द बिल एज, मतलब जो भी पर्सन उस बिल को एक्सेप्ट करता है वो उस बिल को क्या बोल के ट्रीट करेगा? बिल प्रिपेयर हो रहा है तो प्रॉमिसरी नोट नहीं होगा। एक्सेप्ट करने के बाद वो ड्राफ्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज बन जाता है, मतलब वो ड्राफ्ट भी नहीं होगा। बचे दो ऑप्शंस, बिल पेबल और बिल्स रिसीवेबल। जो भी बंदा बिल एक्सेप्ट करता है उस बंदे के लिए वो बिल, उस पर्सन के लिए वो बिल लायबिलिटीज होता है। एक्सेप्टेंस रिसीव्ड करने वाले के पास बिल्स रिसीवेबल होता है, लेकिन एक्सेप्टेंस देने वाले के पास, ये देखिए मैंने बिल, आपने बिल मुझे प्रिपेयर किया, ये मैंने एक्सेप्ट किया तो मैं आपको बिल दे रहा हूँ, मैं बिल क्या कर रहा हूँ? पेड कर रहा हूँ। तो इसका आंसर क्या आएगा? बिल्स पेबल। मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, एक्सेप्टेंस आया तो एक्सेप्टेंस के एंट्री ड्रॉवर बोल के लिख देते हैं, तो इसका आंसर बिल्स रिसीवेबल लिख देते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बिल्स पेबल। द पर्सन हु एक्सेप्ट्स द बिल ट्रीट्स द बिल एज बिल्स पेबल। करेक्ट। तो 5 क्वेश्चंस यहाँ पे हो गए रिलेटेड टू फिल इन द ब्लैंक्स विद ऑप्शंस वाले। अब पूछूंगा मैं विदाउट ऑप्शन वाले। विदाउट ऑप्शन वाले मेक श्योर आपने आज दिन भर रिवीजन किया होगा। कल दशहरा था तो मैंने आपको कल की वीडियो में कहा था कि भाई साहब आज दिन भर बिल्स ऑफ एक्सचेंज की पढ़ाई कीजिए। जितना आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज की पढ़ाई करोगे उतना आगे जाओगे। देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज को और में आएगा डिसोल्यूशन। मैक्सिमम स्टूडेंट्स डिसोल्यूशन की पढ़ाई नहीं कर रहे। जितने भी चैनल वाले ने डिसोल्यूशन अपलोड किया था वो सारे के सारे चैनल वाले डिसोल्यूशन के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके स्टूडेंट्स देखने के बाद हटा दिए। सो बहुत सारे चैनल के पास ऑलरेडी अभी वीडियोस नहीं थे, हटा दिए सारे के सारे, अपने चैनल पे अवेलेबल है। सो मैं स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वीडियोस देख लीजिए, ठीक है। दिवाली से पहले वो सारे के सारे वीडियोस हटने वाले हैं क्योंकि न्यू सिलेबस स्टार्ट करने का और एक बार, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 11 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, हियर इट इज। अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज पेबल आफ्टर सर्टेन पीरियड इज नोन एज डॉट डॉट डॉट। अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज पेबल आफ्टर सर्टेन पीरियड एज नोन एज, इज नोन एज। कुछ समय के बाद जो बिल्स पेड किया जाता है उस बिल को हम कौन सा बिल बोल के जानेंगे? नोन एज, किस नाम से वो पहचाना जाता है? A bills of exchange payable after certain period is known as। A bills of exchange payable after certain period is known as। सोचिए इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज नोन एज। अ पर्सन हु ड्रॉज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज नोन एज, मतलब जो भी पर्सन बिल तैयार करता है, जो भी पर्सन बिल प्रिपेयर करता है उस पर्सन को हम किस नाम से पहचानेंगे? असा व्यक्ती जो बिल तयार करतो, असा व्यक्ती जो विनिमय विपत्र
बिल्स ऑफ एक्सचेंज, विपत्राचे हस्तांतरण, बरोबर आहे. असा व्यक्ती जो विपत्र तयार करतो त्या व्यक्तीला काय म्हणतात? मराठीमध्ये ड्रॉवर आणि ड्रॉवरला आय थिंक आहार्था आणि आहार्थी असे म्हणतात. आहार्था आणि आहार्थी. त्यासाठी मी मराठी कॉमर्सला गेलो नाही आहे, अवघड होतं. क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर था ड्रॉवर. क्वेश्चन नंबर 13 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद आंसर दे दो, ठीक है. फीस चार्ज्ड बाय द बैंक फॉर कलेक्शन, फीस चार्ज्ड बाय द बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ अ बिल ऑन बिहाफ ऑफ होल्डर इज, मतलब जब होल्डर बिल बैंक को कलेक्शंस के लिए देता है तब बैंक ऑन बिहाफ ऑफ होल्डर ड्रॉवी के पास जाती है, उससे पैसा कलेक्ट करती है और वो पैसा होल्डर के अकाउंट में यानी कि ड्रॉवर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है. तो बैंक जो ड्रॉवर के बदले में जो बैंक काम कर रही है उस काम के लिए जो बैंक पैसे चार्ज करती है उस पैसे को हम किस नाम से ट्रीट करेंगे? क्वेश्चन आपको यह था. क्वेश्चन नंबर 13, फीस चार्ज बाय बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ अ बिल ऑन बिहाफ ऑफ होल्डर. और नोटिंग चार्जेस के लिए जैसे सिर्फ और सिर्फ ड्रॉवी रिस्पॉन्सिबल होता है, वैसे ही इस चार्जेस के लिए या इस फीस के लिए सिर्फ और सिर्फ ड्रॉवर रिस्पॉन्सिबल होता है. क्योंकि ड्रॉवी ने नहीं कहा था कि भाई मेरा बिल तो बैंक को कलेक्शन के लिए दे दे. किसको ये आइडिया आया था? ड्रॉवी को. ड्रॉवी ने क्या किया? उसके सिक्योरिटी की रीजंस की चिंता थी तो उसने वो बिल बैंक को दे दिया. तो बिल बैंक को देने के बाद अब बचा है क्या ऑप्शन? क्वेश्चन आपके लिए यह था, फीस चार्ज्ड बाय बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ अ बिल ऑन बिहाफ ऑफ होल्डर इज डॉट डॉट डॉट. सो इसका आंसर्स आएगा, हाँ 1 मिनट नहीं हुआ है फिर भी दे देता हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट करना स्टार्ट कर दिया है. बैंक चार्जेस. अगर आप वीडियो देख रहे हो और आप जो आंसर्स कर रहे हो और बाकी स्टूडेंट्स के आंसर्स चेंजेस आ रहे हैं, इसका मतलब आप प्रीमियर लेट देख रहे हो. लाइव प्रीमियर देखिए. समटाइम्स नेट स्लो कनेक्शन की वजह से आपको वो ऑटोमेटिकली पीछे लेके जाता है. सो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो लाल लाइन दिख रही है, मेक श्योर वो लाल लाइन पूरी की पूरी भरी हो, वहाँ पे नाखून जितना भी गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 14 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, व्हेन ड्रॉवी एक्सेप्ट्स द बिल, व्हेन ड्रॉवी एक्सेप्ट्स द बिल पेबल एट पर्टिकुलर प्लेस ओनली इट्स नोन एज डॉट डॉट डॉट. व्हेन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके लिख लीजिए क्योंकि पिछले सिलेबस में नहीं था, इस साल न्यू सिलेबस में आया है. आंसर इसका चिंदी चोर आंसर है लेकिन आप अच्छे तरीके से मार्क करके रखिए. क्वेश्चन आपके लिए यह था, व्हेन ड्रॉवी एक्सेप्ट्स द बिल्स पेबल एट पर्टिकुलर प्लेस ओनली इट्स नोन एज डॉट डॉट डॉट. इट्स नोन एज डॉट डॉट डॉट. बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर आप आंसर्स मत दो, 1 मिनट हो जाए 2 मिनट हो जाए, आप आंसर्स मत दो, आप सिर्फ कमेंट सेक्शन में आंसर दे दो. क्योंकि अगर आप आंसर दे दोगे तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स आपका आंसर देके एज इट इज़ कमेंट कर देंगे. सो जो इजी थे मैं वो बता दे रहा हूँ, जो हार्ड थे मैं स्टूडेंट्स को सोचने पे मजबूर कर रहा हूँ कि इसका आंसर क्या था. मेरा चैप्टर हो गया लेकिन मैंने क्यों इस पॉइंट को इग्नोर किया. चैप्टर होने के बाद में मुझे आंसर नहीं आ रहा है लेकिन ऐसा कौन सा पॉइंट है जो मेरी पढ़ाई होना बाकी रह गई. सो उन स्टूडेंट्स को फोकस करना पड़ेगा, ठीक है. अभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका आंसर नहीं दे पाएंगे. आंसर्स जिनको मालूम भी है तो कंसेप्ट क्लियर नहीं है. अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो कल लाइव क्लास में मुझे बोल दीजिएगा, मैं आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, हियर इट इज, अमाउंट दैट कैन नॉट बी पेड बाय एक्सेप्टर. सॉरी ये क्वेश्चन कैंसिल ये ऑलरेडी हो चुका है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. मेकिंग एक सेकेंड, हाँ नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग द फैक्ट ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल इज नोन एज. रिकॉर्डिंग द फैक्ट ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल इज नोन एज. बिल डिसऑनर होने के बाद जो फैक्ट नोटेट करते हो, मतलब फैक्ट मतलब क्या, वो एक मोमेंट जो आप नोटेट करते हो, आपके साथ जो आप बीती हुई वो आप नोटेट करते हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिकॉर्डिंग द फैक्ट ऑफ डिसऑनर of bill is known as. Recording the fact of dishonor of bill is known as. Recording the fact of dishonor bill is known as.
recording the fact of dishonor bill is known as. So with that हमने 15 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, करेक्ट। कौन से बीट हो गए हमारे? वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ट्रू फॉर फिल इन द ब्लैंक्स विथ ऑप्शंस, फिल इन द ब्लैंक्स विदाउट ऑप्शंस, ये 3 बीट कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट जो बीट हम स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा फाइंड ऑड वन आउट। जो भी आपको ऑड वन दिखेगा उसको आपको BPL कर देना है, ठीक है। मैं आपको कुछ दूंगा, आंसर्स बताऊंगा, उसको आपको मूव आउट कर देना है। समझ में आ रहा है इतना? हाँ, तो स्टार्ट विथ नेक्स्ट जो बीट हमारा होगा वो होगा ट्रू फॉल्स विथ रीजंस। पहले हम ट्रू फॉल्स विथ रीजंस की तरफ जाएंगे। मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगा, जब आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स आंसर्स करना स्टार्ट कर देंगे तब मैं आपको रीजंस बताऊंगा जो कि आप एग्जाम में लिख सकते हो, या फिर आपको समझाने के लिए रीजंस बताऊंगा, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होता है कि सर रीजंस जो आता है वो कितने लाइन का लिखना है। ये देखिए, उसी में जो ट्रू फॉल्स विथ रीजंस आता है वो आपको 3 से 4 मार्क्स के लिए आता है, तो आपको 3 से 4 मार्क्स के लिए 1.5 पेज तक लिखना पड़ेगा। लेकिन अकाउंट्स में जो आता है वो रीजंस 1 मार्क्स के लिए आता है। सो मार्क्स का डिवाइडेशन कैसा होगा? अगर आपने लिख दिया दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, तो उस आंसर के लिए आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, और जो रीजंस जब जस्टिफाई करते हो नीचे लिखते हो उस रीजंस को आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। अब हाफ मार्क्स के लिए कितना लिखना पड़ेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन, 3 लाइन, मैक्सिमम 4 लाइन, करेक्ट। लेकिन कट टू कट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने आंसर लिख दिया ट्रू और नीचे कुछ भी फेंक दिया। अगर आपने नीचे फेंक दिया तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। न्यू पेपर पैटर्न इजी है। जो स्टूडेंट्स पहले आसानी से 100 स्कोर कर सकते थे, अब वो 100 स्कोर करना इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको पढ़ाई बहुत करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे उतना ज़्यादा आपके चांसेस हाई होंगे कि आप 100 मार्क्स ले सकते हो। कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो चांसेस लो है, ठीक है। सो फर्स्ट ट्रू और फॉल्स, क्वेश्चन नंबर 16, true or false with reason. Here it is question. Inland bill is one which is drawn in one country and payable in another country. True or false? True or false? Inland bill which is drawn in one country and payable in another country. मतलब इंलैंड बिल एक ऐसा बिल होता है जो एक देश में वो बिल प्रिपेयर होता है और दूसरे देश में जाके वो एक्सेप्ट होता है, तो उस बिल को हम इंलैंड बिल बोलेंगे। स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? सो ऑलमोस्ट मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कमेंट में आंसर्स करना स्टार्ट कर दिया है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब आपको आंसर में कितना लिखना है? आंसर में आपको कैसा लिखना है? रीजंस बोल के लिखना है, अंडरलाइन करना है और वहाँ पे लिखना है द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज द बिल विच इज ड्रॉन इन वन कंट्री एंड पेबल इन अनदर कंट्री इज नोन एज फॉरेन बिल डॉट इंलैंड बिल मीन्स a bill which is drawn in one country and payable in same country is called as inland bill। बस इतना लिखोगे तो आग बंद करके वो आपको 1 मार्क्स दे देगा। समझ में आ रहा है कैसे लिखना है क्या नहीं? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद आंसर्स कीजिए, ठीक है। ड्रॉ वी कैन ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ अ बिल। ड्रॉ वी कैन ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ अ बिल। Draw we can transfer the ownership of a bill. Draw we can transfer the ownership of a bill. ट्रू है या फॉल्स है? कमेंट सेक्शन में जैसे कि देख रहा हूँ ऑलमोस्ट मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कमेंट्स करना स्टार्ट कर दिया है। जितने भी स्टूडेंट्स लाइव है मैं इनको उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऐसा चैप्टर है जो कि आपको CA फाउंडेशन, CMA फाउंडेशन, CS फाउंडेशन सारे के सारे इसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर है। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कंसेप्ट क्लियर होने के लिए मैंने मेरे चैनल पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज की 16 to 18 स्टोरीज़ अपलोड की है। किस टर्म को हम क्या बोलेंगे, मैं आप सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो सारे के सारे स्टोरीज़ देख लीजिए। मैं आपको गारंटीड के साथ कहता हूँ कि एक ही दिन में आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज के 75% ऑफ कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर उस स्टोरी में जो भी मैंने बोला है वो आप अच्छे तरीके से देखोगे
हाई रेजोल्यूशन पे वीडियो देखे होगे और अच्छी तरीके से फोकस कीजिए, फोकस करोगे तो सारे के सारे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन मैंने आपको अभी ये पूछा था, क्वेश्चन नंबर 17 आपके लिए था ड्रॉवी कैन ट्रांसफ़र द ओनरशिप ऑफ अ बिल, जिसका आंसर है फॉल्स। आंसर क्या है उसका, उस क्वेश्चन का आंसर क्या है? फॉल्स। अब आपको रीजंस क्या लिखना है? द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ अ बिल ओनली कुड हैव ड्रॉवर, मतलब ड्रॉवर ही बिल ट्रांसफ़र कर सकता है। ड्रॉवी कैन नॉट ट्रांसफ़र द ओनरशिप ऑफ अ बिल बिकॉज ओनर इज ड्रॉवर। जो भी आपको जैसे भी टूटी फूटी अंग्रेजी में आता है बोलने की कोशिश कीजिए, आपको मार्क्स मिलेंगे। हम ग्रामर का पेपर नहीं लिख रहे, हम इंग्लिश का पेपर नहीं लिख रहे, हम अकाउंट्स का पेपर लिख रहे। अकाउंट्स में इतनी इंग्लिश भी आ गए तो सफिशिएंट होगा, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद आंसर दे दीजिए, ठीक है। नोटिंग चार्जेस आर बर्न बाय द ड्रॉवर। नोटिंग चार्जेस आर बर्न बाय द ड्रॉवर। नोटिंग चार्जेस आर बर्न बाय ड्रॉवर। नोटिंग चार्जेस आर बर्न बाय द ड्रॉवर, मतलब नोटिंग चार्जेस, ये जो चार्ज होता है वो किसकी वजह से होता है? ऑलरेडी थोड़ी देर पहले ही हमने ट्रू फॉल्स में देखा था, फिर भी मैं आपको पूछ रहा हूँ। सो इसका आंसर क्या आएगा? नोटिंग चार्जेस आर बर्न बाय ड्रॉवर, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। क्यों फॉल्स आएगा? बिकॉज द राइट ऑफ हॉनर एंड डिसऑनर ऑफ बिल, because Drawby has right to honor and dishonor of a bill, and when Drawby dishonored the bill, at that time noting charges burn. Therefore the following statement is false. Question number 19. क्वेश्चन नंबर 19, पहले क्वेश्चन समझ लो उसके बाद आंसर दो। देर आर 3 parties to a promissory note. देर आर 3 parties to a promissory note. प्रॉमिसरी नोट जो टाइप होता है, उस प्रॉमिसरी नोट में 3 पार्टीज होते हैं। थोड़ी देर पहले हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज देखा था, अब यहाँ पे स्टेटमेंट बोल रहा है देयर आर 3 पार्टीज टू अ प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट म्हणजे, प्रॉमिस म्हणजे काय? वचन, नोट म्हणजे चिट्टी, प्रॉमिसरी नोट वचन चिट्टी। तो इस क्वेश्चंस का आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट जैसे कि कमेंट सेक्शन में कर रहे हैं, मैं लाइव देख सकता हूं यहाँ पे। तो क्वेश्चन आपके लिए ये था देयर आर 3 पार्टीज टू अ प्रॉमिसरी नोट, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। तो क्यों फॉल्स आएगा? द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज देयर आर 3 पार्टीज इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड 2 parties in a promissory note. The first party is promisor आणि सेकंड पार्टी इज प्रॉमिसी. वरील स्टेटमेंट, वरील विधान चुकीचे आहे, कारण 3 पक्ष बिल्स ऑफ एक्सचेंजमध्ये असतात. प्रॉमिसरी नोटमध्ये 2 पार्टीज असतात, एक वचन देणारा आणि दुसरा वचन घेणारा. क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20, पहले क्वेश्चन समझ लो उसके बाद आंसर दे दो. इफ अ बिल इज ड्रॉन पेबल ऑन डिमांड, नो ग्रेस डेज आर अलाउड. If bill is drawn and payable on demand, no grace days are allowed. बिल जो ड्रॉन होता है वो 3 टाइप से ड्रॉन होता है, एक आफ्टर डेट, आफ्टर साइट, और तीसरा होता है एट डिमांड और एट साइट. तो इधर आपको क्या बोला है? इफ अ बिल इज ड्रॉन एंड पेबल ऑन डिमांड, नो ग्रेस डेज आर अलाउड. मतलब डिमांड्स की बिल की सिचुएशन में ग्रेस डेज अलाउड नहीं होता है. तो स्टेटमेंट आपको बताना है, स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. अपने आप को प्रिपेयर कीजिए. 30 अक्टूबर को हम 100 मार्क्स की एग्ज़ाम लेने वाले लाइव, जो कि ऑलमोस्ट 3 आवर्स तक चलेगी. अपने आप को प्रिपेयर कीजिए और प्रॉमिस कीजिए कि वो 3 आवर्स मैं मैक्सिमम आंसर्स देने की कोशिश करूँगा. सिंपल है, जितने आप करेक्ट आंसर्स दोगे उतने ही आपके 12th में परसेंटेज आने के चांसेस होंगे. सपोज आपने 70 के आसपास करेक्ट आंसर दे दिए तो आपका 70% सिलेबस होगा. हाँ, बहुत ईजी है.
बस बेसिक कैलकुलेशन है। सो मैक्सिमम जितना आप मैक्स लोगे उतने ही आपके 12th में परसेंटेज हो गए। ये गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए। जितना आप बिना देखे करेक्ट आंसर्स दोगे, भले ही आप 100 आउट ऑफ 100 आंसर्स दे रहे हो, लेकिन कितने आपके मन से आंसर्स दे रहे हो, कितने आपको अच्छी तरीके से मालूम है। अगर कोई भी स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहा है तो उसको पता होता है कितने आंसर्स उसने देख के दिए, कितने आंसर्स बिना देख के दिए, क्योंकि उस मोमेंट तक हमने सारे के सारे बेसिक चैप्टर कंप्लीट किए होंगे। बस एग्जाम देते समय आपको आपकी जो अकाउंट्स की बुक है वो क्लोज रख लेना है, एक पेज पे सारे के सारे आंसर्स लिख लेना है, तो देखने का तो सवाल होता नहीं है। हाँ, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हो, वहाँ पे स्टूडेंट्स लिखेंगे। तो जितना आंसर्स आप बिना देखे दोगे उतने ही आपके 12th में परसेंटेज हो गए। सो अभी जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन ये था, इफ़ अ बिल इज ड्रॉन एंड पेबल ऑन डिमांड, नो ग्रेस डेज आर अलाउड, तो स्टेटमेंट होगा ट्रू। The following statement is true because in case of demand bill and outside bill, there are no due dates या no duration, specific duration is allowed. Whenever drawer demand, drawee has to honor the bill. Therefore, no grace days are allowed. डिमांड बिल का मतलब क्या होता है कि ड्रॉवर बोलता है कि मैं तुझके ड्रॉवी के ऊपर बिल प्रिपेयर करूँगा, तुझे टाइम देना चाहिए तो मैं टाइम दूंगा, लेकिन जब भी मुझे पैसे की ज़रूरत पड़े ड्रॉवी को मुझे पैसे देना पड़ेगा। सपोज एक ड्रॉवर ने ड्रॉवी को, एक पर्सन ने किसी आदमी को चीज़ें बेच दिया और वो आदमी बोल रहा है कि मुझे 30 दिन का टाइम दो, तो वो सेलर जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि ठीक है मैं तुझको टाइम दे दूंगा, लेकिन 30 दिन का नहीं दूंगा, 15 दिन का भी दे सकता हूँ या 40 दिन का भी दे सकता हूँ, लेकिन जिस दिन भी मैंने पैसे मांगे उस दिन तुझे पैसे देना पड़ेगा। तो उस सिचुएशन में जो बिल प्रिपेयर होता है उसे हम बोलेंगे डिमांड बिल या आउटसाइड बिल। तो जब भी उस आदमी को या सेलर को पैसे की ज़रूरत होती है तो पैसे मांगेगा, पैसे मांगने के बाद उसी दिन उस ड्रॉवी को पैसे देना पड़ेगा, तो ग्रेस डेज का सवाल आता ही नहीं है। ठीक है, तो एट दिस मोमेंट हमने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। टाइम से थोड़ा हम पीछे हैं क्योंकि आंसर्स बताने के साथ साथ मुझे एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ रहा है कुछ बातों का, सो इसलिए टाइम होता है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। आपको आदत हो गई है पिछले 25 दिनों से, आज का पकड़ के 26 दिन हो गए, आप रोज़ रात ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो तो आप समझ चुके होंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी जो हम स्टार्ट करने वाले वो होंगे फाइंड ऑड वन आउट। ऑड वन जो भी पूछूंगा वो आपको बताना है उसमें से ऑड कौन सा है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन हियर इट इज, ट्रेड बिल, आफ्टर डेट बिल, डिमांड बिल, अकोमोडेशन बिल। ट्रेड बिल, आफ्टर डेट बिल, अकोमोडेशन बिल, डिमांड बिल, सारे के सारे इसमें बिल है, तो कौन सा होता है? देखिए, मैं अगर 12th में होता तो 12th में मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता था, चुप टाइम पास वगैरह करता था, इधर जा उधर जा। कॉलेज में जाने के बाद कॉलेज में नहीं बैठना, ग्राउंड पे जाने का, कॉलेज का वाईफाई पासवर्ड हैक करके वाईफाई इस्तेमाल करने का, ये ऐसी चीज़ सब करता था उस टाइम। सो अगर उस टाइम का अगर मेरा दिमाग चले तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर लिखता था अकोमोडेशन बिल, क्योंकि अकोमोडेशन की स्पेलिंग सबसे लंबी है और जैसे कि मेरे दिमाग वैसे चलता था वैसे ही मार्क्स मिलते थे और उसका आंसर गलत आता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में करना स्टार्ट कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा मेरे हिसाब से, बुक में कुछ भी देने दो, बुक में प्रिंट मिस्टेक है, लेकिन मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर आता है डिमांड बिल, क्योंकि ट्रेड बिल में डेज होते हैं, आफ्टर डेट बिल में भी डेज होते हैं, अकोमोडेशन बिल में भी एक स्पेसिफिक टाइम होता है, लेकिन डिमांड बिल के सिचुएशन में कोई भी टाइम नहीं होता है। जब भी ड्रॉवर पैसे मांगेगा ड्रॉवर को देना पड़ेगा, तो इसलिए मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर आएगा डिमांड बिल। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर डिमांड बिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैम्प ड्राफ्ट एक्सेप्टेंस अमाउंट। स्टैम्प ड्राफ्ट एक्सेप्टेंस अमाउंट, इनमें से और कौन सा है? स्टैम्प ड्राफ्ट एक्सेप्टेंस अमाउंट, स्टैम्प ड्राफ्ट एक्सेप्टेंस अमाउंट। स्टैम्प ड्राफ्ट एक्सेप्टेंस अमाउंट, स्टैम्प मतलब वो सिक्का, ड्राफ्ट बिल प्रिपेयर करने से पहले वो कागज़, अमाउंट मतलब कीमत, एक्सेप्टेंस। ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। सो जिसके कंसेप्ट क्लियर है वो ही आंसर दे सकता है, अदरवाइज नहीं। तो
एट दिस मोमेंट हमने 22 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 23, पहले क्वेश्चन समझ लो उसके बाद आंसर दो। समझ में आ रहा है? पहले क्वेश्चन समझ लो उसके बाद आंसर्स दे दो। Here it is. Next question. Notary public, drawer, pay. Notary public, drawee, pay. Notary public, drawer, drawee and pay. नोटरी पब्लिक, ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पे। क्या हो सकता है इसका आंसर? नोटरी पब्लिक, ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पे। फोकस कीजिए, क्या होगा इसका आंसर? कमेंट सेक्शन में तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर्स दे रहे हैं, लेकिन सोचो क्यों नोटरी पब्लिक आता है, या क्यों ड्रॉवर आता है, क्यों ड्रॉवी आता है। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड ऑड वन आउट। नोटरी पब्लिक, ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पे। सो 23 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, डिस्काउंट चार्जेस, रिबेट, बैंक चार्जेस, नोटिंग चार्जेस। डिस्काउंट चार्जेस, रिबेट, बैंक चार्जेस, नोटिंग चार्जेस। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। डिस्काउंटिंग चार्जेस, रिबेट, बैंक चार्जेस, नोटिंग चार्जेस। डिस्काउंटिंग चार्जेस, बैंक चार्जेस, रिबेट, नोटिंग चार्जेस। क्या हो सकता है इसका आंसर? डिस्काउंटिंग चार्जेस, बैंक चार्जेस, रिबेट, नोटिंग चार्जेस। ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स ने आंसर्स करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। ये क्वेश्चन थोड़ा बुक में का नहीं है, लेकिन आंसर आप दोगे मुझे गारंटेड है, ठीक है। हाँ, सो हियर इट इज क्वेश्चन। 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, जिसका ऑक्सफोर्ड में अक्टूबर है, करेक्ट। हाँ, क्वेश्चन आपके लिए था 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 17 सितंबर। फाइंड ऑड वन आउट। 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर एंड 17 सितंबर। मैं रिपीट करता हूं क्वेश्चन। 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 17 सितंबर। क्या हो सकता है इसका आंसर? तो इसका आंसर था 17 सितंबर, करेक्ट। क्योंकि देखा जाए तो 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर ये पब्लिक ड्यू डेट है, 17 सितंबर नहीं है। हाँ, महाराष्ट्र के कुछ पार्ट में ये ड्यू डेट है, पब्लिक हॉलीडे है, लेकिन अगर हम प्रॉब्लम कर रहे हैं तो हमको ओवरऑल इंडिया को मद्देनज़र रखना पड़ेगा, ना कि स्पेसिफिक स्टेट को या स्पेसिफिक डिवीजन को, ठीक है। हाँ, सो एट दिस मोमेंट हमने 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, 5 बिट्स हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा 26, वो होगा डू यू एग्री विथ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मैं आपको कुछ स्टेटमेंट पढ़कर बताऊंगा, आपको बस इतना बताना है कि आप एग्री हो या डिसएग्री हो। समझ में आ रहा है? हाँ। क्वेश्चन नंबर 26, अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ कंडीशनल ऑर्डर। अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ कंडीशनल ऑर्डर।
अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ कंडीशनल ऑर्डर। एग्री हो तो एग्री लिख दीजिए, डिसएग्री हो तो डिसएग्री लिख दीजिए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक कंडीशंस होता है जिसके ऊपर ऑर्डर किया जाता है कि इतने दिनों बाद इतना इतना मुझको पैसे वगैरह देना पड़ेगा, मैं अगर ना रो तो मेरे बिहाफ पे ये पैसे आपको कलेक्ट कर लेगा, किसी ने मेरे पास से कितने का प्रोडक्ट लिया था, कितने महीने के लिए वो बिल प्रिपेयर किया है, कितना अमाउंट है, कितने तारीख को किया है, ये जो छोटे छोटे कंडीशंस होते हैं, कंडीशनल ऑर्डर्स होते हैं, तो आप एग्री लिख दीजिए, नहीं तो डिसएग्री। हाँ बजा और एक्सीलेटर कर। बहुत सारे हर्डल्स आए थे इस अक्टूबर महीने में। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि रेगुलर बेसिस पे 2 घंटा वीडियो, उसके बाद एडिट, उसके बाद लाइव आ जाना, समटाइम नेक्टर होगा नहीं होगा, प्रीमियर करना, एक भी दिन अगर गैप हो गया तो पूरा का पूरा चैप्टर ये हो जा सकता है। लेकिन फॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं हुआ। 1-2 दिन तबीयत ख़राब थी लेकिन मैनेज हो गया। वो 7 या 8 तारीख को जो टेस्ट पॉजिटिव वगैरह आई थी, उसके बाद बीच में एक दिन यूट्यूब का मोनेटाइजेशन कैंसिल हो गया था ऑटोमेटिकली, तो वो 2-3 दिन चुप टाइम वेस्ट हो गया। लेकिन वीडियो मैंने बनाया, ऐसा नहीं कि वीडियो गैप किया, चैनल मोनेटाइज रहने दो नहीं रहने दो, वीडियो अपलोड हो चुका था। बट एट द एंड अब तक तो आउटस्टैंडिंग अक्टूबर जा रहा है। बस एक एग्ज़ाम हो जाए 30 तारीख की, उतनी अगर एग्ज़ाम हो गई तो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो वाकई में देखा जाए तो अक्टूबर आउटस्टैंडिंग ही गया है अब तक, ठीक है। अभी आने वाले 5 से 6 दिन अभी और बाकी है, देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। सो 26 क्वेश्चन हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 27, तो हेयर इट इज, अ बिल ऑफ एक्सचेंज नीड नॉट टू बी डेटेड। अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज नीड नॉट टू बी डेटेड। अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज नीड नॉट टू बी डेटेड, मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डेट की ज़रूरत नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, आपको बस इतना बताना है कि आप एग्री हो या डिसएग्री, बस इतना बताना है आपको। अरे क्या है, ऑटो वाले को कुछ तो बोल देना। क्वेश्चन आपके लिए था, A bill of exchange need not to be dated. A bill of exchange need not to be dated. So almost सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में आंसर करना स्टार्ट कर दिया है। So हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे जाएंगे क्योंकि और बहुत कुछ बेसिक क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, A bill of exchange is required to be accepted by drawer. A bill of exchange need to be required to be accepted by drawer. मतलब जो बिल होता है वो कंपलसरी ड्रॉवर को एक्सेप्टेड करना पड़ेगा। ये कौन सा नशा है? बहुत सस्ता नशा दिख रहा है ये। अ बिल इज रिक्वायर्ड टू बी एक्सेप्टेड बाय ड्रॉवर, मतलब एक बिल को कंपलसरी ड्रॉवर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। व्हेन सस्ता नशा हैड अ फेस, ऐसे क्वेश्चंस उस फेस से निकलते हैं। A bill is required to be accepted by drawer. So इसका आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कर दिया है। सो कि करेक्ट है डिसएग्री, क्योंकि बिल ड्रॉवर को एक्सेप्ट नहीं, ड्रॉवी को एक्सेप्टेड करना पड़ता है। करेक्ट, हाँ। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। A bill before acceptance is called promissory note. A bill before acceptance is called promissory note. मतलब कोई बिल ड्रॉवी एक्सेप्ट करने से पहले उस बिल को हम क्या बोलेंगे? प्रॉमिसरी नोट बोलेंगे, ऐसा उस स्टेटमेंट में बोल रहा है। अगर आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हो तो आंसर लिख दीजिए एग्री, नहीं हो तो डिसएग्री। एक्सेप्ट करना क्या, एक्सेप्ट करने के बाद भी नहीं बोल सकते। एट दिस मोमेंट हमने 29 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में आंसर करना स्टार्ट कर दिया है। क्वेश्चन आपके लिए था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अ बिल बिफोर एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड एज प्रॉमिसरी नोट। किसी भी बिल को एक्सेप्ट करने से पहले वो बिल प्रॉमिसरी नोट बोला जाता है क्या? तो इसका आंसर आएगा डिसएग्री, उसे हम ड्राफ्ट बोलेंगे, जो कि ऑलरेडी हमने पहले क्वेश्चंस में देखा था।
सो लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू एग्री और डिसएग्री, बस आपको क्वेश्चन समझ लेना है, उसके बाद आंसर्स देना है, ठीक है। द पर्सन इन हुज फेवर द बिल इज एंडोर्स्ड इज नोन एज एंडोर्सी। जिस पर्सन को हम बिल यानी कि ड्रॉवर बिल एंडोर्स करता है, जिस पर्सन को ड्रॉवर बिल एंडोर्स करता है उसे एंडोर्सी बोला जाता है। स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? द पर्सन इन हुज फेवर द बिल इज एंडोर्स इज नोन एज एंडोर्सी। सॉरी, स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स बोला शायद मैंने। अगर आप इस स्टेटमेंट आपको लगता है ट्रू है तो आप एग्री लिख दीजिए, फॉल्स है तो डिसएग्री लिख दीजिए, ऐसा बोलना था। क्वेश्चन मैं और एक बार रिपीट कर लेता हूं। द पर्सन इन हुज फेवर द बिल इज एंडोर्स इज नोन एज एंडोर्सी। तो क्वेश्चन का आंसर होगा एग्री, करेक्ट। जिस पर्सन को हम बिल एंडोर्स करते हैं उसे हम एंडोर्सी बोला जाता है, और जो एंडोर्स करता है मतलब जो खुद की ओनरशिप किसी और को देता है उसे हम एंडोर्सर बोलेंगे। ड्रॉवर ही एंडोर्सर होता है, जैसे गंगाधर ही शक्तिमान होता है वैसे ही ड्रॉवर ही एंडोर्सर होता है। सो एट दिस मोमेंट वी कंप्लीटेड 30 क्वेश्चंस। अब जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 10 क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ, जो कि बेसिक क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको मैं कुछ कैलकुलेशंस करने के लिए बोलूँगा, कुछ जनरल एंट्रीज पूछूंगा, ड्यू डेट्स कैलकुलेट करना होगा या डिस्काउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हाँ। क्वेश्चन नंबर 31, पहले क्वेश्चन समझ लो उसके बाद आंसर्स दे दो, करेक्ट। हाँ, एक बिल हमने 1 जनवरी 2020 को प्रिपेयर किया है। 1 जनवरी 2020 को प्रिपेयर किया है 4 मंथ्स के लिए, तो आपको बताना पड़ेगा ड्यू डेट कितनी होगी। 1 जनवरी 2020 को प्रिपेयर किया है 4 मंथ्स के लिए, तो ड्यू डेट कितना होगी? ओरली कैलकुलेट करना है, बहुत आसान है, ओरली कैलकुलेट कीजिए। 1 जानेवारी से 4 महिना, 1 जानेवारीपासून 4 महिना मोजायचं, जानेवारीला पकडायचं का नाही, समोरचा महिना मोजायचा। एक जानेवारीपासून 4 महिने, 1 एप्रिल 2020 पासून 4 मंथ्स के लिए। आंसर लिखते समय ना सिर्फ डेट मंथ बट ऑल्सो आपको ईयर भी लिखना है। सपोज आपका आंसर आता है 4 अप्रैल 2020, तो आपको लिखना है 4 अप्रैल 2020, 5 अप्रैल 2020 तो 5 अप्रैल 2020, 5 मई 2020 आता तो 5 मई 2020। क्वेश्चन आपके लिए था 1 मई 2020 से 1 जनवरी 2020 से 4 महीने के लिए। सो जैसे कि मैं देख सकता हूँ ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में आंसर करना स्टार्ट कर दिया है। सो ट्रांसफर टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? हाँ, तो पहले सिचुएशन समझ लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन में मैक्सिमम स्टूडेंट्स घपला करेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। हाँ, एक बिल की ड्यू डेट आ रही थी, एक बिल की ड्यू डेट आ रही थी 15 अगस्त। एक बिल की ड्यू डेट आ रही थी 15 अगस्त, और 14 अगस्त को गवर्नमेंट ने इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया। तो आपको बताना है कि वो बिल कौन से तारीख को हॉनर या डिसऑनर होगा। 15 अगस्त को बिल की ड्यू डेट आ रही थी और 14 अगस्त को गवर्नमेंट ने इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया। तो आपको बताना है कि बिल हॉनर कब होगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्लास चलते समय मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मैंने पूछा था, और हमारे क्लास में बिल्स ऑफ एक्सचेंज हुआ था मेन लॉकडाउन में, मतलब अप्रैल और मई में बिल्स ऑफ एक्सचेंज हुआ था। जब लॉकडाउन हुआ तो जस्ट हमारे लाइव क्लास में बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बेसिक स्टार्ट हुआ था, जो हमने ओल्ड सिलेबस के मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स कंप्लीट कर लिए। उसके थोड़े दिन बाद अप्रैल में न्यू सिलेबस आ गया, तो हमने ओल्ड सिलेबस के साथ साथ न्यू सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया। जितने भी चैप्टर्स अब तक हुए लाइव यूट्यूब पे आपको सिर्फ न्यू सिलेबस मिल रहा है, लेकिन लाइव क्लास में आपको
ओल्ड सिलेबस के प्रॉब्लम ही मिलेगा। लाइव क्लास में आप एडमिशन आप क्लास कर सकते थे, लेकिन आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा, क्योंकि लाइव क्लास के लिंक सिर्फ व्हाट्सएप पे ही आती है, टेलीग्राम पे नहीं आती है। व्हाट्सएप ग्रुप ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। एक दो दिन जन लेफ्ट हो गए थे आज। अगर आप चेक कीजिए डिस्क्रिप्शन में, अगर आप लाइव क्लास करना चाहते हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे लिंक के थ्रू आप एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो गए तो आप लाइव क्लास भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी जो मैंने क्वेश्चंस पूछा था इसका आंसर मैक्सिमम ऑलमोस्ट कमेंट सेक्शन में हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 33 करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 33। सो हियर इट इज। पहले क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद आंसर दे दो। 1 दिसंबर 2015 को 90 डेज के लिए बिल प्रिपेयर हुआ था। 1 दिसंबर 2015 को 90 डेज के लिए बिल प्रिपेयर हुआ था। तो आपको बताना है कि बिल की ड्यू डेट क्या आएगी। मैं टाइम दूंगा, कंप्लीटली 90 सेकंड्स का टाइम दूंगा, आपको कैलकुलेट करना है। डेट क्या थी? 1 दिसंबर 2015 से 90 डेज। एट द एंड मैं कमेंट सेक्शन में करेक्ट आंसर्स दे दूंगा। जो ब्लू कलर से येलो कलर से आता है वो मेरा करेक्ट आंसर होता है। पहले आप कैलकुलेट करो। 1 दिसंबर 2015 से 90 डेज। इंटरेस्टिंग आंसर आएगा बहुत, जानबूझ के मैंने क्वेश्चंस पूछा है। मेरा तो कैलकुलेट हो गया। मैंने इसलिए कैलकुलेट किया कि जो मेथड मैंने स्टूडेंट्स को सीखा है वही मेथड से अगर कैलकुलेट करूंगा तो अप्रोक्सीमेटली वो मेरे से 4-5 सेकंड लेट होंगे। सो एट दिस मोमेंट मेरा आंसर हो गया। तो जैसे कि कमेंट सेक्शन में देख सकता हूँ, वहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर कर दिया है, लेकिन सही है या गलत है मैं नहीं बताऊँगा। आपको 2 दिनों बाद पिन कमेंट चेक करना पड़ेगा, उस कमेंट में आपको आंसर्स मिल जाएगा। ईयर चेंज होगा तो 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ईयर चेंज होने के बाद कौन सा ईयर क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं, हर 4 साल बाद कौन सा ईयर आता है, क्या नहीं, छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 पहले क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद आंसर दे दो, ठीक है। हाँ, इजी क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, ज़्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। ड्रॉवर ने बिल प्रिपेयर किया ड्रॉवी के ऊपर, ड्रॉवी ने वो बिल 4 मंथ के लिए एक्सेप्ट कर दिया, करेक्ट। तो ड्रॉवी ने वो बिल एक्सेप्ट किया, 1 तारीख को ड्रॉवर ने बिल प्रिपेयर किया, 1 जनवरी 2020 को ड्रॉवी ने भी उसी दिन एक्सेप्ट किया 4 मंथ का बिल। तो ट्रांजेक्शन में बोला है आफ्टर अ मंथ ड्रॉवर डिस्काउंटेड द बिल, आफ्टर अ मंथ ड्रॉवर डिस्काउंटेड द बिल। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है अनएक्सपायर्ड पीरियड कितने महीने का आएगा। 1 जनवरी 2020 को ड्रॉवर ने बिल प्रिपेयर किया है, उसी तारीख को ड्रॉवी ने एक्सेप्ट किया है, और ट्रांजेक्शन बोला है आफ्टर अ मंथ ड्रॉवर डिस्काउंटेड द बिल। तो आपको बताना है कि अनएक्सपायर्ड पीरियड कितने महीने का आएगा। टोटल बिल था 4 महीने के लिए। अभी तक YouTube पे मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का न्यू सिलेबस अपलोड नहीं किया है, जल्द से जल्द वो भी हो जाएगा, कोशिश चालू है जितना जल्दी हो सके। और एक बात आप याद रखिए, बहुत सारे YouTube चैनल पे बहुत मतलब बोलना नहीं चाहिए, सिलेबस कम टाइम पास ज़्यादा हो रहा है। मतलब वो बोल नहीं थे क्या, हाँ, मतलब थंबनेल पे कुछ भी लगा रहे, आ गया 2021 बोर्ड का टाइम टेबल ... और सामने फुल स्टॉप। जब वो स्टूडेंट्स देखेगा वीडियो को जाएगा तो अंदर इतना सारा कचरा उसको मिलेगा, इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, इसने ये कहा, उसने वो कहा। ज़रूर मेरे चैनल पे कनेक्टेड रहिए, कुछ दिनों बाद मैं अपलोड कर दूंगा। सो ऐसे ही वीडियोस देखने से, ऐसे वीडियोस मत देखिए, चुप टाइम पास मत कीजिए, सीधा आपका 100% फोकस होना चाहिए आपके सिलेबस के ऊपर। क्योंकि अगर आपने ये सिलेबस अभी मिस किया, मर भी जाओगे तो बाद में आपको कोई नहीं सिखाएगा। तो
इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम और वॉचिंग दैट वीडियोस, वो सारे घटिया वीडियोस देखने से अलावा आप पूरा का पूरा फोकस अपने सिलेबस पे रखिए। चाहे वो पार्ट रिडक्शन हो जाए, चाहे वो पार्ट रहे, कुछ रहे या ना रहे, आप 100% सिलेबस कवर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पढ़ा हुआ कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? चुप वो लोग आपको भड़का रहे, वो लोग आपको मिस गाइड कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे मत जाओ। टाइम टेबल आएगा तो ऐसे भी आप सबको मालूम होने वाला है, कुछ अपडेट आएगा तो सबको मालूम होने वाला है। सो वेस्ट टाइम वेस्ट मत कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा उस स्टडी के ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि उनको क्या है, उनका काम है, उनको वीडियोस बढ़ रहे हैं, वो आगे जा रहे हैं, लेकिन आपका फोकस होना चाहिए आपके सिलेबस के ऊपर, ठीक है? चाहे वो पार्ट रहे या ना रहे, एक बार आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कवर करना चाहिए। मान लीजिए अगर इस साल कोरोना नहीं होता है तो आपको करना पड़ता था, तब आपके नॉलेज में थोड़ा सा भर आता था। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 35, सो फोकस ऑन स्टडीज, इधर उधर की बातें मत कीजिए, सारा का सारा फोकस इस बुक में रखिए, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जो क्वेश्चन पूछा था उसका अनएक्सपायर्ड पीरियड था 3 मंथ्स का। समझ में आ रहा है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, ड्रॉवर जब बिल बैंक ऑफ कलेक्शन को देता है और कलेक्शन बिल हॉनर होता है, कलेक्शन बिल हॉनर होने के बाद बैंक क्या करती है, उस सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ड्रॉवर के पास से बैंक चार्जेस लेती है। तो उस बैंक चार्जेस की एंट्री करते समय, उस बैंक चार्जेस की जो जर्नल एंट्री होती है, उस जर्नल एंट्री में कौन सा अकाउंट डेबिटेड होता है? उस बैंक चार्जेस की जर्नल एंट्री में कौन सा अकाउंट डेबिटेड होता है? बैंक चार्जेस की जर्नल एंट्री में कौन सा अकाउंट डेबिटेड होता है? बैंक चार्जेस की जर्नल एंट्री में कौन सा अकाउंट डेबिटेड होता है? इजी था इसका आंसर, मैक्सिमम स्टूडेंट ने कमेंट में आंसर्स करना स्टार्ट कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इजी था रे, ड्रॉवर के लिए वो अमाउंट एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस बर्न हुआ तो ड्रॉवर की बुक में क्या होगा? बैंक चार्जेस अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट CR। भाई इन्हें सिर्फ बैंक चार्जेस से रिलेटेड पूछा है, कलेक्शन बिल हॉनर की एंट्री नहीं पूछी है। समझ में आ रहा है? बैंक चार्जेस की एंट्री होगी बैंक चार्जेस टू बैंक। समझ में आ रहा है? इतना है। क्वेश्चन नंबर 36, हाँ क्वेश्चन नंबर 36, पहले क्वेश्चन समझ लो उसके बाद आंसर्स दे दो। समझ में आ रहा है? हाँ, अगर एंडोर्समेंट बिल डिसऑनर हुआ, एंडोर्समेंट बिल डिसऑनर हुआ, तो इन द बुक्स ऑफ एंडोर्सर या इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर कौन सा अकाउंट ऑफ डेबिटेड करोगे? एंडोर्समेंट बिल अगर डिसऑनर हुआ तो इन द बुक्स ऑफ एंडोर्सर या इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर आप कौन सा अकाउंट डेबिटेड करोगे? जब कभी भी एंडोर्समेंट बिल डिसऑनर होता है तो ड्रॉवर के बुक में या एंडोर्सर के बुक में जो एंट्री आप लिखते हो, उस एंट्री में कौन सा अकाउंट आप डेबिटेड करते हो, बस वो लिख देना है, बाकी कुछ भी नहीं है। एंडोर्समेंट बिल अगर डिसऑनर होता है तो कौन सा अकाउंट आप डेबिटेड करोगे? एंडोर्समेंट बिल जब डिसऑनर होगा तो उस सिचुएशन में ड्रॉवर को किसी के पास से पैसे आने होते हैं और किसी को पैसे देना होता है। तो जिसके पास भी पैसे आने होते हैं ड्रॉवर को, उसका नाम डेबिटेड होगा, जिसको भी पैसे देना होता है उसका नाम क्रेडिटेड होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? ड्रॉवी। एक ट्रिक याद रख लो, चाहे कौन सा भी बिल डिसऑनर होने दो, कौन सा भी बिल डिसऑनर होने दो, ऑलवेज ड्रॉवर के बुक में जर्नल एंट्री में DR में आपको लिखना पड़ेगा ड्रॉवी अकाउंट। कौन सा भी बिल डिसऑनर होने दो, ड्रॉवर के बुक में जर्नल एंट्री में आएगा ड्रॉवीज अकाउंट। समझ में आ रहा है? शॉर्ट टेक्निक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगर एंडोर्समेंट बिल हॉनर हुआ, एंडोर्समेंट बिल हॉनर हुआ तो ड्रॉवर के बुक में एंट्री होगी क्या? एंडोर्समेंट बिल अगर हॉनर हुआ तो ड्रॉवर के बुक में एंट्री होगी क्या? होगी तो क्या एंट्री होगी? नहीं होगी तो पता है आपको?
एंडोर्समेंट बिल अगर हॉनर हुआ तो ड्रॉवर के बुक में एंट्री होगी क्या? एंडोर्समेंट बिल अगर हॉनर हुआ तो ड्रॉवर के बुक में एंट्री होगी क्या? होगी तो क्या एंट्री होगी, नो होगी तो अरे ये बहुत इजी है, कमेंट सेक्शन में देख लो आंसर आ जाएगा। लाइव कमेंट सेक्शन में ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट ने आंसर कर दिया है। सो लास्ट 3 क्वेश्चंस बचे, पहले क्वेश्चन समझ लो उसके बाद आंसर दे दो। समझ में आ रहा है? हाँ, नेक्स्ट पहले क्वेश्चन समझ लो उसके बाद आंसर्स दे दो। सिंपल बिल डिसऑनर हुआ और ड्रॉवर ने नोटिंग चार्जेस पेड किया। सिंपल बिल डिसऑनर हुआ और ड्रॉवर ने नोटिंग चार्जेस पेड किया तो ड्रॉवी के बुक्स में जर्नल एंट्री करते समय कौन से 2 अकाउंट आप डेबिटेट करोगे? ड्रॉवी के बुक में जर्नल एंट्री करते समय कौन से 2 अकाउंट आप डेबिटेट करोगे? सिंपल बिल डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय ड्रॉवर। तो ड्रॉवी के बुक में कौन से 2 अकाउंट्स आप डेबिटेट करोगे? ड्रॉवी के बुक में कौन से 2 अकाउंट्स आप डेबिटेट करोगे? सिंपल बिल डिसऑनर हुआ और नोटिंग चार्जेस पेड किए गए तो ड्रॉवी की बुक में कौन से 2 अकाउंट्स आप डेबिटेट करोगे? लेट मी चेक कैमरास पोजीशन। कॅमेरा जर हल्ला तर एकदम गुलीगत धोका होऊन जाईल, बुक की टेंगुळच होऊन जाईल, अवघड होऊन जाईल। मग क्वेश्चन आपके लिए ये था, अगर डिस्काउंटेड सिंपल बिल डिसऑनर हुआ, ड्रॉवर ने नोटिंग चार्जेस पेड किया तो ड्रॉवी के बुक्स में कौन से 2 अकाउंट डेबिटेड हो गए? जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में करना स्टार्ट कर दिया, बिल्स पेबल अकाउंट एंड नोटिंग चार्जेस अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 पहले क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ लो उसके बाद आंसर्स दे दो। समझ में आ रहा है? हाँ, हाँ, प्रियंका ओज मनीषा, प्रियंका ओज मनीषा, प्रियंका ओज मनीषा, प्रियंका ओज मनीषा। तो इन दोनों में ड्रॉवर कौन है और ड्रॉवी कौन है? प्रियंका ओज मनीषा, प्रियंका ओज मनीषा, प्रियंका ओज मनीषा। प्रियंका ओज मनीषा, इसमें ड्रॉवर कौन है और ड्रॉवी कौन है? प्रियंका ओज मनीषा, तो इसमें ड्रॉवर कौन है और ड्रॉवी कौन है? फोकस करो उसके बाद आंसर्स दे दो, प्रैक्टिस ज़रूरी है। प्रियंका ओज मनीषा, इसका मतलब क्या होता है? प्रियंका पैसे देना बाकी है, किसको? मनीषा को। प्रियंका पैसे देना बाकी है मनीषा को। प्रियंका पैसे देने बाकी है मनीषा को। सो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर स्टार्ट कर दिया है। सो इस केस में ड्रॉवर होगा मनीषा और ड्रॉवी होगी प्रियंका। समझ में आ रहा है? ओज मतलब देना बाकी है, प्रियंका पैसे देना बाकी है मनीषा को, तो मनीषा क्या करेगी? बिल प्रिपेयर करेगी। जो बिल प्रिपेयर करेगा वो ड्रॉवर, जो एक्सेप्ट करेगा वो ड्रॉवी। कॉमन सेंस। हाँ, तो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। ड्रॉवर के मैंने आपको 5 नाम बताए थे और ड्रॉवी के आपको 5 नाम बताए थे। करेक्ट? ड्रॉवर के 5 नाम और ड्रॉवी के 5 नाम। तो आपको टाइम लेना है, ड्रॉवर के 5 नाम कौन से हैं और ड्रॉवी के 5 नाम कौन से हैं, अच्छे तरीके से कमेंट करना है। मैं 2 से 3 मिनट का टाइम दूंगा और कमेंट सेक्शन में लिख देना है ड्रॉवर के 5 नाम कौन से और ड्रॉवी के 5 नाम कौन से। मैंने आज सवेरे वीडियो इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में दोनों में भी 2 वीडियोस की लिंक शेयर करी थी। अगर आप 2 वीडियोस देख चुके होंगे तो आपको इसका आंसर आसानी से आएगा। अगर आपने वो 2 वीडियोस मिस किए तो आपने बहुत कुछ मिस किया है। प्रीमियर ख़त्म होने के बाद
अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में हो तो टेलीग्राम ग्रुप में चेक कीजिए वो 2 वीडियोस, व्हाट्सएप ग्रुप में हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में चेक कीजिए। ड्रॉवर के 5 नाम और ड्रॉवी के 5 नाम, 40 क्वेश्चंस, दैट्स इट। आज के एग्जाम में इतना ही, ऑलमोस्ट 60 to 30% हमने 30 to 60% हमने कंप्लीट कर लिया है। बाकी का वक्त आने पर देखेंगे, बहुत कुछ रिवीजन बाकी है। मैं अब आपके साथ नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जितने भी ये स्टूडेंट्स हैं, इन ये 1000 2000 जितने भी इस 5-6 महीने में स्टूडेंट्स आए, उनकी वजह से ही चैनल धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है। अगर नवंबर के बाद क्लासेस स्टार्ट भी होते हैं, लाइव क्लासेस, तो मैं आपको यूट्यूब के ज़रिए कनेक्टेड रहूँगा। एटलीस्ट 2-3 दिन में एक ना एक वीडियो रिलेटेड टू अस पोस्ट करता रहूँगा, इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाता रहूँगा जब तक आपके बोर्ड्स ख़त्म नहीं होते। ठीक है, अभी तो हमने स्टार्ट किया है, इसके बाद बोर्ड्स ख़त्म होने के बाद CA फाउंडेशन आने वाला है, CS फाउंडेशन आने वाला है, BCom के वीडियोस आने वाले हैं। मतलब आप जो सब्सक्राइब कर रहे हो तो वो ना 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, अभी आपका सब्सक्रिप्शन बटन आने वाले 5 से 6 साल तक आपको अच्छे से अच्छे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहेगा। ठीक है, अगर एक बार आप दोस्त बना लिए हो, सब्सक्राइब कर लिया, मतलब आप मेरे दोस्त बन चुके हो। अब दोस्ती किया है तो निभानी तो पड़ेगी। सो लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको पूछा था उसमें आपको ड्रॉवर के 5 नाम बताने थे और ड्रॉवी के 5 नाम बताने थे। ड्रॉवर के 5 नाम क्या होते हैं? सबसे पहले सेलर, सेलर के बाद होल्डर जो बिल प्रिपेयर करता है, उसके बाद ड्रॉवर, होलसेलर और क्रेडिटर। ये ड्रॉवर के 5 नाम हो चुके हैं। ड्रॉवी के 5 नाम कौन से हैं? एक्सेप्टर, परचेसर, डेटर, रिटेलर, ड्रॉवी, ये 5 नाम हो चुके हैं। सो विद दैट आज के एग्ज़ाम हम इस मोमेंट पे ख़त्म करते हैं। 11 बज चुके हैं। थैंक यू सो मच, आपने पूरा का पूरा प्रीमियर अच्छे तरीके से देखा। अगर आपको कुछ डाउट होता है, किसी क्वेश्चन में आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो कमेंट सेक्शन में कर दीजिए। जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी मैं आपको आंसर्स दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हम सबसे इम्पोर्टेंट, आप जितने भी स्टूडेंट्स लाइव है अच्छे से सुनिए। कल हम जो एग्ज़ाम लेने वाले हैं वो होगा इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स अभी तक मेरे क्लास में नहीं हो चुका है, लेकिन जैसे ही वीडियो एंड हो जाता है, प्रीमियर एंड हो जाता है, करेक्ट 11:15 बजे, अभी थोड़ी टाइम बाद मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में और आपके टेलीग्राम ग्रुप में सेक्रेटरियल प्रैक्टिस की मराठी वर्जन की बुक का PDF सेंड करूंगा, जिसमें आपको भाग शेयर्स से रिलेटेड जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा पढ़ लेना है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आपका SP हो या SP ना हो, जितने भी उस शेयर्स टॉपिक से रिलेटेड जो भी उसमें लिखा है वो पूरा का पूरा एक बार पढ़ लो। इशू ऑफ शेयर्स से रिलेटेड, भागांची विक्री, इस चैप्टर से रिलेटेड आपकी ऑलमोस्ट 70% थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। मैं प्रॉमिस करता हूँ, जब ये चैप्टर पढ़ेंगे उस टाइम तो हम परफेक्ट करेंगे, लेकिन एट दिस मोमेंट हमारा चैप्टर नहीं हुआ है तो आपको कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। सो मैं PDF सेंड करता हूँ, PDF डाउनलोड कर लीजिए। आज से लेके कल तक जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड थ्योरी है वो एक बार पढ़ लीजिए। थ्योरी कैसे पढ़ते हैं? सबसे पहले क्या कीजिए, अकाउंट्स के बुक में जो आप ऑब्जेक्टिव्स है, इशू ऑफ शेयर्स है, वो एक बार ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लीजिए। ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने के बाद आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। उसके बाद SP की बुक पढ़ लीजिए शेयर्स से रिलेटेड। मैक्सिमम स्टूडेंट जो SP से रिलेटेड है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो कि इशू ऑफ शेयर्स से रिलेटेड कौन सा चैप्टर आपकी SP के बुक में है, तो वो चैप्टर आप पढ़ लो। पढ़ने के बाद आपको 50% पुशअप मिल जाएगा। क्वेश्चंस मैं आपको इजी पूछूंगा और कल के लाइव प्रीमियर में हम क्वेश्चन पूछने के बाद मैं आपको एग्जैक्टली उसका क्वेश्चन जो मैं पूछूंगा उसका समझा दूंगा कि ये क्वेश्चन किसके रिलेटेड है, क्या होता है क्या नहीं, थोड़ी आपको आइडिया दूंगा, जिसका आइडिया आने के बाद आप आंसर्स दे सकते हो। कितने आंसर्स करेक्ट है, कितने आंसर्स रॉन्ग है, कल के एग्जाम में मत कीजिए, क्योंकि अब तक हमने चैप्टर नहीं पढ़ा है। ठीक है, सो विद दैट आप प्रॉमिस कीजिए कि कल आप SP से रिलेटेड वो चैप्टर पढ़ोगे, अकाउंट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करोगे और कल रात 11 बजे मुझे मिलोगे। ठीक है, दैट्स इट। थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए। मिलते हैं कल रात 11 बजे इशू ऑफ चैप्टर के साथ। तब तक के लिए देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल Day2 Academy। मेक श्योर अपनी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। बाय।